नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अमित एंड टुडे आई एम टेकिंग योर इंग्लिश स्पोकन क्लास। टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। इसमें आपको इंग्लिश सीखने के लिए जो बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्टार्टिंग से एक आपका बेस होना चाहिए, एक पिलर होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा, सो दैट यू विल बी एबल टू स्पीक दिस लैंग्वेज, राइट। तो आपसे निवेदन है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को बने रहें और इसके साथ साथ जो मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग पोर्शन से मैं आपको शुरुआत करूंगा और इंग्लिश इस स्तर तक आपको लेकर जाएगी कि आप बहुत अच्छे से इस लैंग्वेज को समझ सकेंगे और बोल सकेंगे किसी के भी सामने बिना हिचकिचाहट के। सो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे यहाँ से शुरुआत होगी ग्रामर की, और धीरे धीरे हम पढ़ते पढ़ते एक ऐसी जैसे टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और सब्जेक्ट और सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें साथ में होते हुए लास्ट में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, सो दैट आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी इसको पढ़ सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, कॉलेज में हैं, अपने यूनिवर्सिटी में हैं, किसी कॉलेज में हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, किसी भी स्तर पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा इस लैंग्वेज को लेकर के। शुरुआत हमें बहुत बेसिक से करनी होती है, तो इस वजह से मैंने ये क्लास एक बेसिक से शुरुआत करी है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ ये चीज़ें समझ में आ सकें कि हम इसको कैसे आगे लेकर जाएंगे और कैसे इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है, आज पहली क्लास है दोस्तों, तो इंग्लिश स्पोकन क्लास 1 इंग्लिश स्पोकन। और इंग्लिश स्पोकन में इम्पॉर्टेंट जो होता है, देखिए इम्पॉर्टेंट है टेंस, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। ये वर्ड जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसके लिए है, और ये ज़रूरी चीज़ें हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसमें हम पर्टिकुलर जो बेसिक की रिक्वायरमेंट होगी उतना पढ़ेंगे, और उतना पढ़ने के बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ टेंस पे, तो टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का हम क्या कहते हैं, अनुमान लगाते हैं किसी सेंटेंस में इस तरह से कि जिस सेंटेंस के लास्ट में है शब्द आता है शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस को समझ लेते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में है का प्रयोग है तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर इसी तरह किसी सेंटेंस में था का प्रयोग है, लास्ट में अगर था का प्रयोग किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो पास्ट टेंस है, ठीक है। और इसी तरह से फ्यूचर टेंस में लास्ट में होगा शब्द का प्रयोग होता है, होगा, फ्यूचर टेंस में होगा शब्द का, तो इससे में अनुमान लग जाएगा कि ये फ्यूचर टेंस है। दोस्तों देखिए, एक सेंटेंस मेकिंग में, सेंटेंस बनाने में हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है, और फिर इसके बाद ये हमने समझ लिया कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ, अगर है तो वो प्रेजेंट है, पास्ट है वो था है, और फ्यूचर है तो होगा। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको है भी, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो आप जानते भी होंगे। मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से। अब जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये चीज़ें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसको डिटेल में भी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सेंटेंस मेकिंग के साथ पढ़ते जाएंगे। तो हमारा क्या होगा कि हमारी ये सारी चीज़ें आपको सेंटेंस मेकिंग जब हम करेंगे, जब हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाते समय ये सारी चीज़ें आपको क्या कहते हैं, धीरे धीरे हम सीखने को मिलेंगी, धीरे धीरे हम इस चीज़ को सीख जाएंगे। तो इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी, फर्दर आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसकी सेपरेट क्लास में ले लूँगा, पार्ट ऑफ स्पीच की, इन सब चीज़ की मैं सेपरेट क्लास ले लूँगा और आपको अच्छे से इसको समझा दूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक इंग्लिश स्पोकन के लिए टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी,
वोकैबुलरी हमें पर्टिकुलर 2-2 4-4 शब्द हम याद करते हैं, धीरे धीरे हमारी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वोकैबुलरी में अगर हम सेंटेंस मेकिंग में भी वोकैबुलरी का प्रयोग करते हैं तो वहां से भी हमें धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है और हमें याद होने लगता है, शब्दों को हम याद अपने आप करने लगते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस में आने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हमारा जो होता है, हमें उच्चारण कैसे करना है, शब्दों को प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, तो वो भी साथ साथ में इसके आ जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन और क्या कहते हैं, उसके बाद है सब जो हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते कैसे हैं वो चीज इसमें दी हुई है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कर्ता, ठीक है, ये करता है। वर्ब मतलब क्रिया, जो हम क्रिया करते हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का हम हिंदी वस्तु बोलते हैं इसको, वस्तु का। और रेस्ट जो है, रेस्ट जो क्या कहते हैं, बाकी जो सेंटेंस उसमें बचा होता है जिसके बाद प्रीपोजिशन आती है, वो सेंटेंस रेस्ट होता है, इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिटेल में हम भी फर्दर इसको आगे पढ़ाऊंगा। दोस्तों देखिए, इनका सबका क्या कहते हैं कंक्लूजन क्या है, हम कैसे इसको क्या कहते हैं इंग्लिश स्पोकन हम पढ़ सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कहते हैं, ये टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन क्या कहते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी जो है आके मिलती हैं मेकिंग सेंटेंसेस, राइट। हम सेंटेंस बनाएंगे, ये सारी देखिए ग्रामर में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पैसिव, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सेंटेंस बना सकें। तो इसका जो हमें शुरुआत करनी होती है वो सेंटेंस बनाने से करनी होती है। अगर हम सेंटेंस यहाँ से बनाना शुरू कर देंगे, टेंस का प्रयोग करते हुए यहां से अगर हम शुरू कर देंगे सेंटेंस को बनाना, तो इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। टेंस का प्रयोग करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच इसमें आएंगी, ठीक है, वोकैबुलरी इसी में आएंगी, प्रोनाउंसिएशन इसमें आएगा, और ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और हम धीरे धीरे क्या कहते हैं सेंटेंस को बनाना कैसे है, और ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे इसमें समझ लेते हैं। वोकैबुलरी भी आ जाएगी, प्रोनाउंसिएशन, सारा कुछ इसमें इसके अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए हम सेंटेंस मेकिंग पे ज़्यादा बल देंगे। सेंटेंस मेकिंग से क्या होगा, आपको खुद भी धीरे धीरे जब सेंटेंस बनाना प्रयोग शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद भी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आएगा कि मैं सेंटेंस बना सकता हूँ और उसको बोल सकता हूँ। दोस्तों शुरुआत यहीं से होती है, पहली क्लास है इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत यहीं से होती है। आप धीरे धीरे सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे, आप 10 मिनट केवल रोज़ यहाँ पर दे दीजिए, मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे इंग्लिश में। आप सेंटेंस मेकिंग बनाना शुरुआत कीजिए, सेंटेंस बनाना शुरुआत कीजिए। उसके बाद सेंटेंस बनाने के साथ साथ जब आपका प्रैक्टिस मन में होने लगती है, आप सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, तो वो वहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने की। वहीं से आप फिर ट्रांसलेशन के पहले ट्रांसलेशन के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश या फिर जिस भी भाषा में हैं आप वहाँ से ट्रांसलेट करते हैं अपने मन में, और फिर वहाँ से ट्रांसलेशन के बाद फिर आप ट्रांसलेशन की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वहीं से फिर आप शुरुआत कर लेते हैं, एक सेंस डेवलप हो जाता है, आप डायरेक्ट अपनी बातों को इंग्लिश में कहना शुरू कर देते हैं। फिर आप डायरेक्ट अपनी बातों को इंग्लिश में कहना शुरू कर देंगे, और फिर उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट उसी चीज़ों में बढ़ेगा जहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग होता है। तो वो धीरे धीरे अपने आप आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाती है। फिर आप किसी के सामने ऐसा आप हमेशा सोचेंगे कि कोई व्यक्ति मिल जाए कि मैं उससे इंग्लिश में बात करूं, कहीं कोई ऐसी नॉवेल मिल जाए, कहीं कोई ऐसा टेक्स्ट बुक भी कुछ हो जहां पर मैं इंग्लिश में बात कर सकूं, इन्वायरमेंट मुझे ऐसा मिले सो दैट मैं इंग्लिश में बात कर सकूं। तो बेसिकली हमारा सेंटेंस मेकिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये देखिए टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, ये सब ये सेंटेंस बनाते कैसे हैं ये मैं भी आपको फिर से बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मिलकर ये जो है हम सेंटेंस बनाने पे क्या कहते हैं इसको जोर देते हैं, ताकि हमारा जो इंग्लिश की एक क्या कहते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चीज़ों को बोलना शुरू कर सकें, लिखना शुरू कर सकें। तो दोस्तों मैं अब आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, रेस्ट,
इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक आपको समझा चुका हूँ। ये मैं सब सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक सेंटेंस के अंदर, वाक्य, सेंटेंस का मतलब वाक्य, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमें शुरुआत करनी होती है कि हमें पता लगे कि हाँ, सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग हम सेंटेंस बनाने में करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है आपके लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। कोई भी सेंटेंस बनाने में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट की पहचान ये होती है कि जो भी वाक्य में पहला शब्द होता है वो सब्जेक्ट होता है। जो भी वाक्य का पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका, जो भी वाक्य का पहला शब्द होगा वो आपका सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए भी चलूंगा हिंदी में भी, ताकि हिंदी वालों को बहुत ही आसानी से चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरा प्रयास होगा कि आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से बेसिक समझ में आए, यही चीज़ें आपको आगे लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट मतलब कर्ता कौन सा होता है? कर्ता वही होता है जो वाक्य का पहला शब्द होता है, वो कर्ता है। अभी हमें बेसिक से ऐसे समझना है, ठीक है। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब कोई, क्या कहते हैं, वस्तु या कुछ हो, उसमें सेंटेंस में हमें देखने को मिलेगा जो वाक्य का दूसरा जो है शब्द का प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब जो वाक्य में दूसरा शब्द हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे आगे। एग्जाम्पल में हम इसे क्या कहते हैं, हर चीज को अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। वर्ब, अब दोस्तों वर्ब देखते हैं। वर्ब जो है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ब होती हैं। हर सेंटेंस में आपको एक वर्ब और एक मेन वर्ब देखने को मिलती है। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब दोस्तों ये होता है कि इससे ये समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो किस काल का है। मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। हेल्पिंग वर्ब से ये समझा जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब से हम ये समझते हैं कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या कॉन्टिन्यूअस का है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इसी तरह से पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और इसी तरह से फ्यूचर का है। हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का मतलब यही होता है। हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान होती है कि वो सेंटेंस किस काल का है, किस समय को वो व्यक्त कर रहा है। यही पहचान हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और दोस्तों, बचा हुआ जो होता है वो रेस्ट है। रेस्ट उसको बोलते हैं। रेस्ट की पहचान क्या होती है? रेस्ट की पहचान एक सेंटेंस में ये है कि जो प्रीपोजिशन के बाद आता है। प्रीपोजिशन के बाद आता है। देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। रेस्ट, जिस शब्द के बाद प्रीपोजिशन आती है उसे रेस्ट बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल में दी हुई हैं, एग्जाम्पल में भी आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। और जैसे यहां क्रिया की मैंने बात करी, वर्ब की बात करी। वर्ब की एक पहचान और होती है कि वर्ब शब्द उसे कहते हैं जो मुख्य जो क्रिया होती है वो शब्द ना में बदल जाए। जैसे हम बोलते हैं जाना, आना, खाना, पीना, और क्या कहते हैं, घूमना फिरना, ये सारी चीजें वर्ब हैं, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में बोलेंगे तो ये बोलेंगे मैं वहां जाता हूं, मैं वहां क्या कहते हैं रहता हूं। ये जो शब्द है जाता है, ये शब्द अगर ना में बदल जाए, इसकी पहचान ये है कि वो शब्द ना में बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मेन जो मुख्य क्रिया होती है उसको हम इस द्वारा पहचान सकते हैं कि जो शब्द ना में बदल जाए। जैसे
अगर क्या कहते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है वर्ब शब्द जो नाम में बदल जाए एवं वर्ब वाक्य के आखिर में आती है, ये आखिर में आएगी, और ये वर्ब जो क्रिया होती है उसको हम नाम में बदल सकते हैं। इसका मतलब वो क्रिया है, जैसे आना जाना घूमना फिरना, और इसी को हम आता जाता कह सकते हैं, ये नाम में परिवर्तित हो रही है, इसका मतलब ये क्रिया है। ठीक है दोस्तों, इसका सबका मैंने इनको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब रेस्ट, इन सब को क्या कहते हैं समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल है, विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर नक्शा खींच रहे हैं। अब यहां पर आपको इन सारी चीज़ों का उपयोग देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टेंस अभी नहीं देख रहे हैं, आपको केवल एक पहचान दिखा रहे हैं कि सेंटेंस में किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और रेस्ट का प्रयोग हम करते हैं। देखिए दोस्तों, विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर नक्शा खींच रहे हैं। विद्यार्थी क्या हुए, विद्यार्थी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला शब्द जो है सब्जेक्ट होता है, तो विद्यार्थी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और दूसरा देखिए, अब उसके बाद विद्यार्थी, उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब था वो आ गया, क्योंकि ये क्या कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अभी आपको इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम आपको समझाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये सारी चीज़ें आपको हम समझाएंगे। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए केवल ये दिया है कि ये जो विद्यार्थी है ये सब्जेक्ट हैं, बेसिक समझना है, बहुत बेसिक समझना है। जो विद्यार्थी है वो सब्जेक्ट है, मतलब कर्ता ये है। अब आगे हम चलते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड पर नक्शा खींच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, नक्शा, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। ठीक है, हिंदी समझ लीजिए, उसका ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है। तो पहला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो दूसरा इसमें क्या कहते हैं शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये दूसरा शब्द हुआ, विद्यार्थी पहला, नक्शा दूसरा। अब देखिए वर्ब, हमने ऑब्जेक्ट देख लिया, अब उसके बाद वर्ब का देखते हैं। वर्ब ये है खींचना। देखिए अब यहां पर खींच रहा है, खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं को हम नाम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, समझने के लिए हमें। देखिए खींच मतलब खींचना हम बोलते हैं, खींचना उस तरीके से बोलते हैं, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए कि जहां ना का प्रयोग हो सके वही क्रिया आपकी क्या कहते हैं, उसी को हम वर्ब बोलते हैं, उसी को हम क्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे खींच है, खींच का मतलब खींचना भी होता ही है। ठीक है, तो ये वर्ब है हमारा, खींचना मतलब खींच रहा है मतलब वर्ब, ये वर्ब, ये पहचान हमने आपको बताई, ये वर्ब हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया। अब हम देखते हैं रेस्ट, बस शब्द में जो बाकी शब्द बचे हुए हैं वो क्या है, ब्लैक बोर्ड पर। इसकी हमने आपको एक क्या कहते हैं इस पहचान ये बताई गई थी कि रेस्ट जिस शब्द के बाद प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन क्या है, पर, ब्लैक बोर्ड पर। देखिए ब्लैक बोर्ड पर मतलब पर क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद प्रीपोजिशन आती है तो वो रेस्ट शब्द हुआ। रेस्ट शब्द क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड पर, क्योंकि हमने बताया जिस शब्द के बाद प्रीपोजिशन आती है वो हमारा क्या कहते हैं, रेस्ट हुआ। ये देखिए स्टूडेंट्स आर, देखिए ये रेस्ट शब्द हुआ, तो ये हो गया ब्लैक बोर्ड पर, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ही आई है प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब ये रेस्ट है। इसको इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट कर दिया, स्टूडेंट्स आर। अब देखिए खींचना का क्या होगा, ड्राइंग मैप ऑन ब्लैक बोर्ड, ये इंग्लिश है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया। ये इसका क्या कहते हैं, हिंदी में था, हिंदी में आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया और उसका ये ट्रांसलेशन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये हमने सबसे पहले शुरुआत करी कि एक जो क्या कहते हैं ग्रामर है, ग्रामर में बेसिक चीज़ें जो हैं, टेंसेस हैं, क्या कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच हैं, और उसका क्या कहते हैं और जो प्रोनाउंसिएशन है, शब्दकोश हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। वो धीरे धीरे हम सेंटेंस मेकिंग में सीखते जाएंगे। सेंटेंस मेकिंग हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ से हमारी शुरुआत हो जाती है एक इंग्लिश को समझने की, बोलने की और लिखने की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
वर्ब, रेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हमें सेंटेंस में उसका प्रयोग होता है वो मैंने आपको समझा दिया। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, वो हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, जहाँ से हम सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। और वहाँ से सेंटेंस जब से बनाना शुरू कर देंगे, वहीं से आपको जो है एकदम शुरुआत हो जाएगी आपकी क्या कहते हैं इंग्लिश, एक शुरुआती स्तर पर बोलने की भी शुरुआत हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप जो सेंटेंस होंगे वो सीख लेंगे। और उसी के साथ दोस्तों मैं आपको एम टू और हैव टू का भी प्रयोग सिखाऊंगा। एम टू का प्रयोग और हैव टू का प्रयोग क्यों करते हैं, आजकल आप बहुत इन शब्दों का देखते होंगे, बहुत प्रयोग किया जाता है, बहुत लोग इसको बोल रहे हैं। तो उसके साथ ही मैं आपको एम टू और हैव टू का भी प्रयोग बताऊंगा। और आगे क्लासेस जैसे होती जाएंगी, एम टू, हैव टू, और उसके बाद आगे क्लासेस जब होंगी तो हैज टू का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग, वॉज टू का प्रयोग, वर टू का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग, विल हैव टू का प्रयोग, शैल हैव टू का प्रयोग, इन सारी चीज़ों को मैं आपको धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से समझा दूंगा और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प आपको मिलती है और आपको समझ में आने लगा है तो कृपया रोज 10 मिनट का समय दीजिए और मैं सारी वीडियो धीरे धीरे अपलोड करूंगा आपके लिए, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। और आपको लगता है कि ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए भी यूजफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका जो लिंक है, वीडियो का लिंक, उनके साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्या कहते हैं नोटिफिकेशन इसकी प्रॉपर आपको मिलती रहे। वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए। आपने ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं सारी क्लासेस आपको इस पर अवेलेबल करा दूंगा। आपके लिए बहुत यूजफुल ये क्लास होने वाली है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच।